हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो आज इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप बायोलॉजी को देखें तो, क्योंकि जनरली ज़्यादातर हम जब चैप्टर को देख रहे हैं तो बॉटनी के जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी कम किए गए हैं, जिसके अंदर हम लोग जो आज के बारे में बात करने वाले वो फोटोसिंथेसिस है, जिसे हम लोग जनरली प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अभी आप पढ़िए, आप जब हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे आप बहुत बेसिक लेवल पे भी जानते हैं, बहुत हायर लेवल पे भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह से समझाने के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दरअसल फोटोसिंथेसिस एक ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होने वाली एक सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर आपको देखने को मिलती है, जबकि वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स के अंदर तो ये प्रोसेस पूरी तरह से लैक होती है। दरअसल ये प्रोसेस होती है हमारे एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल से, जिसे कि जनरली हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। डिटेल वीडियोस के लिए अगर आपको जानना है इसके बारे में एक वीडियो, तो आपको जो है जाना पड़ेगा विधान बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि इस वाले चैनल के ऊपर मैं केवल और केवल प्रीमियम कंटेंट या अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपका टाइम भी बचे और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए बात शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। तो फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए वो फोटोसिंथेसिस को एक स्टेप वाइज आगे लेकर के गए, जिसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हमें ये पता लगाना था कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट लेती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या इम्पैक्ट है, कौन सी गैस प्लांट लेती है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। यही सारी चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो बात आई सामने वो ये आई कि हम कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात को प्रूव किया गया कि प्लांट जो है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो टेकअप करते हैं जनरली। और दूसरी बात, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेकअप करता है, तो वो भी बात सामने आया कि लीफ एक ऐसा पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करता है। लेकिन फिर सवाल समझ में आया कि भाई लीफ ही क्यों? लीफ दरअसल इसलिए क्योंकि लीफ के पास ही मौजूद होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट को ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जब हम और आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर आए तो हमें ये भी पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट को हमने कई वे में करने की कोशिश की। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए हमने KOH एक्सपेरिमेंट को किया, जिसके आगे मैं आपको डिटेल में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए और फोटोसिंथेसिस को स्टेप वाइज हम आगे बढ़ाते गए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि हमने एक बेल जार लिया, 2 बेल जार लिया जनरली, और 2 बेल जार लेने के बाद एक बेल जार जो हमने लिया उसके अंदर हमने एक माइस रखा, माइस और एक कैंडल रखा। दरअसल ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये प्रीस्टले जी का एक्सपेरिमेंट था। ये तकरीबन आपका जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो तकरीबन 1770 में किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ की बड़ी डाउट हुई, क्योंकि प्रीस्टले जी ने तो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, लेकिन प्रीस्टले जी की बाद जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये बात कंफर्म नहीं हो पाई कि एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में किया जाए या फिर एक्सपेरिमेंट को उजाले में किया जाए। दरअसल प्रीस्टले जी ने इस एक्सपेरिमेंट को उजाले में ही किया होगा, क्योंकि उजाले में ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगी और प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जनरली जब भी आप परफॉर्म करिए, वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप परफॉर्म करने के मन में चाहते हैं तो फिर आप इसको दिन में ही कर सकते हैं, आप इसको नाइट के टाइम नहीं कर सकते। बहरहाल आप इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइस की डेथ हो जाती है और जनरली एनिमल राइट्स के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्या इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो प्रीस्टले जी ने क्या किया कि एक माइस ले लिया और एक कैंडल ले लिया, उसको एक बेल जार को ऊपर से ढक दिया। ठीक है, बेल जार जो है बेल जार से मतलब कैंडल और प्लांट को ढक दिया, और ढकने के बाद वहाँ पे जहाँ पे बेल जार का जो सरफेस होता है वहाँ पे उन्होंने वैसलीन से पूरा कोटेड कर दिया कि कोई भी एयर अंदर आने ना पाए बाहर से। जब ऐसा इन्होंने किया तो कैंडल थी, कैंडल में जो आग फायर होती है, फायर हमेशा ऑक्सीजन में प्रमोट होती है, तो ऑक्सीजन तो धीरे धीरे उस बेल जार के अंदर क्या हो गई, खत्म हो गई, तो फायर भी क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, और हमारे माइस को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भाई ऑक्सीजन दोनों को चाहिए, फायर को जलने के लिए भी और साथ में आपके एनिमल को जिंदा रहने के लिए। दोनों मर गए, दोनों इसलिए मर गए क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की जो है वो भारी कमी हो गई। लेकिन अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि वहां पे उन्होंने एक प्लांट स्टैब्लिश कर दिया। जैसे इन्होंने एक प्लांट को स्टैब्लिश किया, ध्यान रहे कि प्लांट या बेल जार को जो उन्होंने किया है वो लाइट के अंदर ही किया होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइट के कंडीशंस के अंदर, लाइट के कंडीशन मतलब सनलाइट के कंडीशन में उन्होंने वहां पे बेल जार को रखा उजाले के अंदर,
और प्लांट रख दिया, एक मिंट प्लांट ले लो आप, और एक आपका कैंडल रख दिया, और साथ में आपका माइस रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो चूहा पहले सफोकेटेड फील करता था ऑक्सीजन की कमी के कारण, अब चूहे को ऑक्सीजन मिलनी शुरू होगी। और दरअसल अब वो ऑक्सीजन कैंडल से तो आ नहीं सकती, क्योंकि पहले तो कैंडल भी नहीं सर्वाइव कर पाया था। अभी देखा गया कि कैंडल और चूहा दोनों सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लांट जरूर कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो दोनों चूहे और कैंडल को मिल रहा है, जिससे कि आग भी जल रही है और लगातार चूहा जिंदा भी रह रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया गया कि जो हमारी प्लांट होती है वो जनरली ऑक्सीजन को रिलीज करती है। लेकिन आगे जाकर के प्रीशले जी ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, वो एक अलग चीज़ है, इसीलिए हम इनको इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही बहुत बड़ा नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया कि दरअसल जो गैस बाहर निकल रही है प्लांट से, या जो ऐसी चीज़ें जो बाहर निकल रही प्लांट से जिसे चूहा और कैंडल दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कोई और गैस नहीं, वो ऑक्सीजन है। इस बात को कैसे प्रूव किया? इस बात के लिए इंगेजहाउस नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि 1730 से लेकर के 1799 में इनका पूरा का पूरा कार्यकाल था। और इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट ले लिया जो कि हाइड्रिला प्लांट था। हाइड्रिला एक वाटर एक्वाटिक प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है हाइड्रिला प्लांट को लेने के बाद जब इन्होंने क्या किया कि उस प्लांट को एक बीकर के अंदर रखा और उसके ऊपर एक फनेल रखा, और उसके बाद इन्होंने देखा कि हाइड्रिला प्लांट जो आपका होता है लाइट में रखा। इन्होंने हाइड्रिला प्लांट लाइट लेता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था और फोटोसिंथेसिस करता था। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद देखा कि उसके ऊपर की तरफ, मतलब कि जो उन्होंने पूरा सेटअप किया था, ऊपर की तरफ वाटर के ऊपर की तरफ कुछ बबल्स आ रहे थे। और उस बबल्स को देख करके जब इन्होंने उन बबल्स को एग्जामिन किया तो पाया कि दरअसल वो बबल्स कुछ और नहीं, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। उस बबल में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जिससे कि ये बात पता चल गया कि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो कौन सी गैस को रिमूव करेगा? वो दरअसल उस गैस को रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को जनरली रिलीज कर रहा है। तो इस बात को आप बहुत ही क्लियरली समझेंगे कि इंगेजहाउस जी ने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट में एक ऐसा सेटअप बनाया कि एक्वाटिक प्लांट मतलब जैसे हाइड्रिला जो सबमर्ज प्लांट होता है, जो जनरली वाटर के अंदर होता है, वहां पर उसने वाटर को फिक्स कर दिया, वाटर प्लांट को लगा दिया, अब सनलाइट में रख दिया। अब प्लांट क्या कर रहा था? सनलाइट को ले रहा था, वाटर उसके पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। तो वो जब वो वाटर का ब्रेकडाउन कर रहा था, वाटर के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। क्या रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और वो ऑक्सीजन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बबल्स आ रहे हैं वो दरअसल कुछ और नहीं, ऑक्सीजन है। ये एक्सपेरिमेंट किया था इंगेजहाउस जी ने। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आता है जो काफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिसे कि जूलियस वॉन सैक्स जी ने परफॉर्म किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जूलियन वॉन सैक्स जी ने बताया था कि भाई लीफ में वो पार्ट जो ग्रीन होता है, अब उनको ये बात नहीं पता था कि वो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए वो ग्रीन होता है, ये सब उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ के अंदर, वहां पे स्टार्च स्टोर है, ठीक है, वहां पे स्टार्च स्टोर है। और जो पार्ट जो वेरीगेटेड है या जहां पे भी वो ग्लूकोज या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो जगह जो है दरअसल वहां पे आपको कोई भी तरह की स्टोरेज ऑर्गन देखने को या स्टोर चीज देखने को नहीं मिलती। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दरअसल जहां क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी और ल्यूकोप्लास्ट भी है, जहां पे आप फूड को स्टोर करते हो, स्टार्च को स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी बॉडी प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद वहीं पे है जहां पे क्लोरोफिल मौजूद है, जहां पे ग्रीन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मौजूद है। इस बात को बता तो दिया था, लेकिन इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं दरअसल वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है। तो ये उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया KOH एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि हमने कुछ चीजें ली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें तो जरूरत पड़ेगी एक प्लांट की जिसकी लीफ को हमको करना है, और एक कॉर की जरूरत पड़ेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी एक बीकर की या एक बॉटल की जरूरत पड़ेगी। हमने लीफ को लिया, उस प्लांट की लीफ को लिया और एक ऐसा सेटअप बनाया हमने, बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमने देखा कि आधे लीफ को हम बॉटल के अंदर रखते हैं और आधे लीफ को हम बॉटल के बाहर रखते हैं। लेकिन बॉटल के अंदर हमने एक चीज और रखी है जिसे हम बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम रखते हैं। KOH की एक खास बात होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सॉक कर लेता है, मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस या प्लांट जो है वो शुगर नहीं बना पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि KOH हमको अगर शुगर बनाना है प्लांट के अंदर, तो वहां हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हमने जो अंदर वाला लीफ है वहां पे क्या रखा है? KOH रखा है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मौजूद थी उसे किसने सॉक कर लिया? उसे सॉक कर लिया, सोक कर लिया किसने? KOH ने उसे सोक कर लिया, ठीक है। जो लीफ हमने बोतल के अंदर रखी थी उसे KOH ने उस लीफ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड बोतल के अंदर मौजूद था, उसे KOH ने सोक कर लिया।
अब जो आपका लीफ अंदर है वहां पे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, और जो लीफ बाहर एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर में वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने इस लीफ को बाहर निकाला, उस पर आयोडीन को पुट किया, और जब उसको आयोडीन वहां पे पुट किया तो देखा कि जहां जहां पे जो लीफ बाहर की तरफ एक्सपोज था उस लीफ में उनको ब्लू कलर देखने को मिला, क्योंकि आयोडीन स्टार से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। तो जब उन्होंने, मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया कि एक सेटअप बनाया जिसमें एक प्लांट की लीफ को लिया। उस लीफ को लेने के बाद उन्होंने, लीफ जो है वो प्लांट से कनेक्टेड था, ठीक है, उस लीफ को जो है उन्होंने आधे लीफ को बॉटल के अंदर रखा जहां KOH हमारा मौजूद था, ठीक है, KOH मौजूद था, और आधे लीफ को बाहर रखा, एक्सपोज रखा एयर के अंदर, ठीक है ना। अंदर जो KOH है उसने अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि लीफ जो वहां पे अंदर की तरफ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल ना पाए। और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से ले भी रहा है, लीफ से कहीं से ले भी रहा है, तो वो उसको सोक कर लेता था, ठीक है। और बाहर की तरफ जो लीफ थी उसको आराम से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो बाहर की जो लीफ थी उसने अपने साथ में स्टार्च बनाया, उसने पूरी फोटोसिंथेसिस की, उसने शुगर बनाया, लेकिन अंदर वाली लीफ ने शुगर नहीं बनाया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई। जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उस लीफ को निकाला और उस पर आयोडीन पुट किया, तो जहां जहां पे स्टार्च मौजूद था वो एरिया ब्लू हो गया, ठीक है ना, और अंदर वाला जो एरिया था वो ब्लू नहीं हुआ क्योंकि वहां कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुआ। इससे बात प्रूफ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है हमारे प्लांट के लिए अगर उसे स्टार्च का फॉर्मेशन करना है तो। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब आ जाते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको परफॉर्म किया था TW एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये बहुत ही कमाल का एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे फिजिक्स, बायो सभी यूज हो गए भाई। देखो बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात पता लगाई कि जो हमारी प्लांट होती है वो, या ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं जिनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा ट्रैप करते हैं, मतलब कौन सी लाइट को क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैप कर रहे हैं, रेड लाइट है या ब्लू लाइट है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सनलाइट में हर तरह की लाइट होती है, 7 तरह की लाइट को मैंने आपको बताया। अब इन 7 लाइटों में प्लांट कौन सी रेज सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक लाइट लिया, उसको एक प्रिज्म पे मारा। प्रिज्म पे जब आप लाइट मारते हो तो उसमें 7 लाइटें अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो ऐसा इन्होंने किया। उन्होंने प्रिज्म पे लाइट मारा और 7 लाइटें निकल करके एक स्लाइड पे चली गई। एक स्लाइड उन्होंने सामने रखा, स्लाइड पे सारी की सारी लाइटें पड़ रही थी, हर कलर की लाइट उस स्लाइड पे पड़ रही थी, और वहां पे मौजूद था क्लैडोफोरा। क्या मौजूद था? क्लैडोफोरा एल्गी मौजूद था। तो उन्होंने देखा कि जो लाइट्स हैं वहां पे स्लाइड के ऊपर क्लैडोफोरा मौजूद है। क्लैडोफोरा तो मौजूद था वहां पे, लेकिन जिस जिस एरिया में ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट और रेड लाइट थी, उन दोनों एरिया के अंदर इनको ये देखने को मिला कि वहां क्लैडोफोरा का मास थोड़ा ज्यादा है, मतलब क्लैडोफोरा का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो उन्होंने जो क्लैडोफोरा देखा तो वहां पे देखा जहां पे आपका ज्यादा लाइट थी वहां पे क्लैडोफोरा ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन उनको क्लैडोफोरा से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने लिया अब एरोबिक बैक्टीरिया। क्या लिया? एरोबिक बैक्टीरिया लिया, और उस एरोबिक बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था ना उनको कि जो ऑक्सीजन भी देखना था। तो क्लैडोफोरा जहां जहां बनेगा, क्लैडोफोरा एक प्लांट है, वो लाइट को लेगा, वाटर का ब्रेकडाउन करेगा और कौन सी गैस बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन। वाटर जब जब टूटेगा लाइट की प्रेजेंस में तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो वही सेम चीज वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया कि क्लैडोफोरा जो एल्गी था वो जब रेड लाइट और ब्लू लाइट में जहां जहां पड़ रही थी वहां वहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। तो वहां पे उन्होंने बैक्टीरिया डाला, एरोबिक बैक्टीरिया डाला। वो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा? वो जगह जाएगा ज्यादा जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन किस लाइट पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट थी? रेड लाइट और ब्लू लाइट पे। इसीलिए उन बैक्टीरिया को जो अमाउंट है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट पे ज्यादा देखने को मिला, जिससे ये बात प्रूफ हुआ कि प्लांट जनरली कहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है? जहां पे रेड लाइट और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो लाइट को ट्रैप करता है जिससे वाटर का ब्रेकडाउन करता है, वो लाइट है रेड लाइट और ब्लू लाइट। और इस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया, जिससे ये बात पता चल गई कि प्लांट जनरली जो है इन दोनों लाइटों को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करता है। होपफुली आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गए। वीडियो समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के पूरे वीडियो सेगमेंट इसी चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोटोसिंथेसिस के एक बहुत ही बेसिक्स रूल्स के बारे में, या फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही बेसिक वीडियो है आज का। और ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस आपको हर लेवल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन, अगर मैं बात करता हूँ नीट, अगर मैं बात करता हूँ CUET,
या फिर अगर मैं बात करूँ एमएससी या पीएचडी, हर जगह पे आपको फोटोसिंथेसिस के लेवल अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी लेवल में एक चीज कॉमन होती है और वो है फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स, जो कि आप क्लास 10 से पढ़ते चले आते हो और यहाँ पे जाकर के वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। दरअसल हम इस बात को जानते हैं कि अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे मेंशन किया हुआ था तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में, और उन एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट जो है मेरे से रह गया था, मैं उसको भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े उस एक्सपेरिमेंट से आपने ये बात देखी कि हमारे प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लांट्स को कैसी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारे प्लांट्स ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातों को जानने को मिला, पहचानने को मिला। आपको किसके बेसिस पे? आपको जानने को मिला ये फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। लेकिन आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ एक फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स कहने का मतलब एकदम बहुत जनरल आइडियाज के बारे में। लेकिन उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट जो बचा था उसको क्लियर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और ये चीज आप 11th के प्रैक्टिकल्स में भी परफॉर्म करना चाहिए, आपको नहीं करते हैं तो करना चाहिए। इसलिए हम लोग एक स्पेशल पेपर लेते हैं जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर का एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि अगर कोई भी ड्रॉप या पानी इसके ऊपर गिरता है तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है उस चीज को, मतलब बहुत तेजी से वहां पे फैलता है। तो दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म इसलिए किया गया था ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारी लीफ के अंदर एक पिगमेंट नहीं, केवल अगर लीफ ग्रीन दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर केवल क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके अंदर और भी पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम यही बात प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लीफ लेते हैं और लीफ की एक स्लरी बना लेते हैं, मतलब लीफ को हम लोग कूट लेते हैं अच्छे से, उसको अच्छे से उसकी पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर के बाद जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर पे कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से उस पे ड्रॉप डिप करते हैं, मतलब ड्रॉप लगाते हैं। पहले हम उस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे एक लाइन खींच देते हैं जहां पे हमको उन ड्रॉप को रखना है, और उस ड्रॉप को रखने के बाद फिर हम लोग एथेनॉल लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, और एसीटोन को हम लोग एक जो है जनरली आपके यहाँ पे एक स्पेसिमेन जार होता है, स्पेसिमेन जार के अंदर आप एसीटोन को ले लीजिए, उतने एसीटोन को लीजिए जितने कागज के ऊपर आपने निशान लगाया उसके नीचे ही रहे। धीरे धीरे क्या होगा कि एसीटोन उस कागज, जैसे ही एसीटोन के अंदर आप उस कागज को डालेंगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर को डालेंगे, एसीटोन उस क्रोमेटोग्राफी पेपर को भिगोएगा और धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। जब वो ऊपर जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको अलग अलग तरह के कलर्स जो है वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे अपीयर होंगे। जबकि हमने गिराया क्या था, केवल और केवल ग्रीन कलर गिराया था, लेकिन जो अपीयरेंस है वो आपको अलग अलग कलर का देखने को मिला। इससे बात प्रूफ होती है कि हमारे लीफ एक्सट्रैक्ट में केवल और केवल एक पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं मौजूद है, उसके अंदर और भी पिगमेंट मौजूद है, जैसे कि कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, जो कि हमारी लीफ को अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर देने का काम करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्या जनरली ऐसे प्लांट्स जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, क्या वहां पे भी पिगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है? जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है, उसे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बेसिक्स की बात कर लेते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले एक रिएक्शन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। जनरली हमारे क्लोरोप्लास्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं ग्रेना, थैलेक्वाइड, क्लोरोफिल, और एक तरफ एक खाली रीजन है जहां पे ग्रेना मौजूद नहीं होती है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो एक रीजन है क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना का है, जहां पे थैलेक्वाइड होते हैं, जहां पे जो है आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है, और एक वो रीजन जो बिल्कुल खाली होता है जहां पे जो रीजन ग्रेना को छोड़ करके मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसे हम लोग जनरली स्ट्रोमा कहते हैं। दरअसल ये दो चीजों को आपको अभी समझ लेना है कि जो ग्रेना होता है वहां पे हम वो एनर्जी बनाते हैं जो हमें ग्लूकोज या शुगर बनाने के लिए या स्टार्च बनाने के लिए चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ग्रेना के अंदर हम वो एनर्जी बनाते हैं जो हमें स्टार्च को बनाने के लिए चाहिए, और स्टार्च बनेगा स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में स्टार्च बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बनेगी ग्रेना में। दरअसल सेल में वो एनर्जी होती है एटीपी और NADPH। ये दो तरह की एनर्जी जो होती है ये आपको ग्रेना में बनानी है, जिसको कि हम लोग लाइट रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे, अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। और दूसरा होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर, जिसे हम डार्क रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि जनरली जितने भी हम फोटोसिंथेटिक एलिमेंट देखते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि भैया हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया
और वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और जिसकी हेल्प से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हमने बनाया कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। तो हमने सबसे पहली बात पता लगाई, जो कि बात पता लगाया था कार्नेलियस वान नील जी ने 1897-1985 में इनका काल रहा था, जिस समय इन्होंने बताया कि जो जनरली ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली रिमूव होता है वाटर से। किससे रिमूव होता है, मतलब कि जो रिलीज होता है वो वाटर से रिलीज होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो प्लांट के अंदर प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करता है जनरली, वो कार्बन डाइऑक्साइड से वो शुगर बनाएगा या फिर उसका स्टार्च बनाएगा। लेकिन वहीं पे जो वो वाटर को कंज्यूम कर रहा है, वाटर को कंज्यूम करेगा और जो वाटर टूटेगा तो उससे जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है प्लांट, वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, वो किसका होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल का होता है। ये बात एक्सपेरिमेंटली भी बातें प्रूफ हो गई थी और सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जो नील साहब है उनको एक और भी ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले। जब हम ग्रीन प्लांट को देखते हैं, एक नॉर्मल प्लांट को देखते हैं, तो वहाँ पे जो H2O होता है वो जो है जनरली हाइड्रोजन डोनर होता है एंड ऑक्सीडाइज टू O2, ठीक है। और वो जनरली ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। लेकिन जब हमने बहुत सारे बैक्टीरिया को और भी देखा तो उसमें हमने ये पाया कि वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकाल रहे थे। वो बैक्टीरिया दरअसल किसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे, वो बैक्टीरिया दरअसल ऑक्सीडाइज कर रहे थे आपके सल्फर को। और इस तरीके से हमने नए भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि भाई ऑक्सीजन इवॉल्व हो, अगर ऑक्सीजन किसी चीज में है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर वाले में सल्फर बाहर निकलेगा, जो केवल हमें किसी किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये बात एनसीईआरटी में आपके सामने मेंशन है। जनरली क्या होता है कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमें तकरीबन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी और तकरीबन 12 H2O मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 12 H2O मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी और 6 आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है, अगर आपको एक शुगर, एक ग्लूकोज या एक स्टार्च मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक ग्लूकोज बनाना है तो दैट्स इट। और बदले में जो रिलीज होगा वो आपका होगा 6 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। फिर ध्यान सुन लीजिए, अगर आपको एक ग्लूकोज को बनाना है तो उसके लिए आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लेना पड़ेगा प्लांट के अंदर और उसके बाद आपको तकरीबन 12 H2O को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और तब जाकर के रिएक्शन परफॉर्म होगी लाइट की प्रेजेंस में और तब जाकर के आपका शुगर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। बट जब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये रिएक्शन सही है, तो कभी भी इस रिएक्शन को आप एक साथ में नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन आपकी सही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एक साथ रख के रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वाटर वाली जो रिएक्शन होती है वो ग्रेना के अंदर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने वाली जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। फिर से ध्यान सुन लीजिए, जनरली छोटे बच्चों की किताबों में या जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा होगा कि भैया हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और लाइट की प्रेजेंस में हमने ब्रेक कराया, शुगर बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यही पढ़े थे ना आप लोग। दरअसल ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिलीज होना ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। दोनों की लोकेशंस अलग है और दोनों की टाइमिंग अलग होती है। एक के लिए लाइट इसेंशियल है और एक के लिए लाइट इसेंशियल नहीं होती है। जनरली जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और उससे जो है ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो उसके लिए लाइट इसेंशियल होती है, जरूरी होती है। लेकिन वहीं पे अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड से जो है क्या बनाना है, शुगर बनाना है, तो उसके लिए लाइट इसेंशियल नहीं होती है। तो इसीलिए इस बात को, इस रिएक्शन को जनरली प्रूफ करने के लिए, प्रूफ हो ही गया था ये रिएक्शन, उसके बाद हम यही बात पता करते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ कहाँ परफॉर्म होती है। तो जनरली जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि 2 रीजन आप पढ़ते हैं, ग्रेना पढ़ते हैं कि स्ट्रोमा पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे ग्रेना के बारे में, ध्यान सुनिएगा। जनरली जब आप लीफ को देखते हैं, लीफ के सेक्शन को काटते हैं, तो लीफ में जो ऊपर का सरफेस होता है वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होता है आपका मेसोफिल सेल। यही मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद होता है, पैलिसेड मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद होता है आपका बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टेब्लिश और मौजूद होता है ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना वो पार्ट होता है जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रेना में, उसी को हम लोग, ग्रेना के अंदर ही एक पार्ट होता है क्वाइन लाइक, जिसको कि हम लोग जनरली थैलेक्वाइड कहते हैं। उसी थैलेक्वाइड के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल।
पिगमेंट्स। और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक्सेसरी रोल प्ले करते हैं, बट क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी थैलेक्वाइड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है या फिर जो अदर पिगमेंट्स वहां पे होते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, मतलब कि वो लाइट एनर्जी को ले सकते हैं और उसको केमिकल एनर्जी जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काम किसका है? ग्रेना का है, कि जो सनलाइट को लेगा उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करेगा। तो मेन एनर्जी का सोर्स सनलाइट ही है। ग्लूकोज तो हमें या शुगर तो हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारी सेल उसको ब्रेक डाउन करके, और हर एक सेल के पास में कैपेबिलिटी नहीं होती लाइट को ट्रैप करके एनर्जी बनाने कैपेबिलिटी केवल किसके पास में है? वो केवल मेसोफिल सेल के ही पास में होती है। लेकिन आपको अदर सेल को अगर न्यूट्रिशन देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शुगर बनाना पड़ेगा और उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो काम करने के लिए स्ट्रोमा होती है। स्ट्रोमा का काम होता है कि वो रात को या जब लाइट वगैरह की उसको जरूरत नहीं पड़ती है तो किसी भी टाइम पे क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, मौसम टेम्परेचर वगैरह को देखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी और उससे शुगर बना लेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनने में लंबी प्रोसेस है और उस प्रोसेस में खर्च होती है एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी उसी ग्रेना से आएगी जिसको हमने सनलाइट से, जिसको हमने एनर्जी बनाया है। हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो एटीपी कहां से आई है? जो हमने ग्रेना के अंदर सनलाइट से ट्रैप की है, उसी के हेल्प से हम लोग जनरली स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाते हैं। दैट्स इज इट। इसी को आपको ध्यान में रखना। तो लाइट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि वो ग्रेना में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है। और लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन का पहला ही काम ये है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर जो थैलेक्वाइड होती है वहां पे बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल ए होता है जो कि एक सेंटर, रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। तो क्या होती है कि जब लाइट पिगमेंट पे पड़ती है तो कभी भी लाइट रिएक्शन सेंटर पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर वो परपेंडिकुलर रिएक्शन सेंटर पे पड़ गई तो रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं। लाइट जो आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है, क्योंकि लाइट से आने वाली एनर्जी को हम लोग जनरली फोटोन कहते हैं। वो एनर्जी आती है कहाँ पे? वो एनर्जी आती है हमारे एक्सेसरी पिगमेंट पे, मतलब कि हमारे पिगमेंट सिस्टम पे आती है। पिगमेंट सिस्टम कहाँ होता है? ये थैलेक्वाइड के अंदर होता है। थैलेक्वाइड के अंदर होता है पिगमेंट सिस्टम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, भी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइट आई कहाँ पे? सबसे पहले लाइट आई ग्रेना में। ग्रेना में आने के बाद वहीं पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ग्रेना में। वो वाटर मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक होने से आपका जो है, जो चीजें रिमूव होती है, जो चीजें बाहर निकलती हैं वो निकलती हैं वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के। पहली चीज तो है ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उससे रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही वो चीज है जो कि आपके एटीपी और एनएडीपीएच बनाने में मदद करेंगे। जनरली प्रोटॉन जो है वो दोनों चीजों में मदद करता है, एनएडीपीएच बनाने में भी और एटीपी को भी बनाने में भी। इसमें किसका काम होता है? प्रोटॉन का। लेकिन प्रोटॉन को अंदर लाने का या प्रोटॉन के साथ में काम करने का काम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पूरे पाथवे में मूव करेंगे लाइट रिएक्शन के, वैसे वैसे एटीपी बनती चली जाएगी और एनएडीपीएच बनेगी, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमको क्या बनाना है? लाइट रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि ग्रेना के अंदर, थैलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है बेसिकली लाइट को ट्रैप करना और एटीपी और एनएडीपीएच बनाना। उस एटीपी और एनएडीपीएच को भेज देते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर जाकर के कैल्विन साइकिल चलती है, या फिर उसी के अंदर आपको हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और उसे शुगर बना लेते हैं, जिसे कि जनरली हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमको किसी भी तरह की जरूरत लाइट की नहीं पड़ती है। तो ये जो मैंने आज आपको बात बताई ये कंप्लीट एनसीईआरटी की बातें हैं, जिसको अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। अब उन नेसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आप बहुत सारे पिगमेंट की बात करते हो, जैसे कि क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए जो होता है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा कीमियोसिंथेटिक मॉडल के बारे में, जेड स्कीम के बारे में हम बात करेंगे आपसे, थैलेक्वाइड के अंदर मेम्ब्रेन पे क्या क्या होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो एंड वेलकम मैम, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पे आपसे बात करने वाला हूं। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग काफ़ी बातों को, काफ़ी चीज़ों को कवर अप करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पिगमेंट सिस्टम
क्या होता है, नंबर दूसरी बात मैं आपसे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन पिगमेंट सिस्टम में, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल में। तो पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं, और बेसिक से शुरुआत करते वक्त जो हम जानते हैं कि हम लोग लाइट रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि प्लांट जो होती है, लीफ जो होती है, वो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, और उस लीफ में मौजूद जो मेसोफिल सेल होती है और उसमें मौजूद ग्रेना के अंदर जो थैलेक्वाइड होती है, उसी के मेम्ब्रेन पे मौजूद होती हैं दो पिगमेंट सिस्टम। एक पिगमेंट सिस्टम होता है पिगमेंट सिस्टम 2 और एक होता है पिगमेंट सिस्टम 1। ये पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 जो होते हैं, ये दो अलग अलग तरह के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 जो होता है वो भी रेड लाइट ही एब्जॉर्व करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर के आसपास। और वहीं पे हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 की, तो वो भी एक अलग, वो भी रेड लाइट ही एब्जॉर्व करती है, लेकिन उसका दरअसल जो पिगमेंट सिस्टम जो उसका जो लाइट एब्जॉर्व करने का जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका तकरीबन P700। तो दो पिगमेंट सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में, और थैलेक्वाइड कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर। तो इसलिए इन पिगमेंट सिस्टम को आपको समझना है। 2 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है, और 700 कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है, 700 जो है वो आपके 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है। तो पिगमेंट सिस्टम 2 680, पिगमेंट सिस्टम 1 700। ये लाइट को एब्जॉर्व क्यों करता है? दरअसल जो लाइट है, हम जानते हैं कि इस अर्थ पे पूरी की पूरी जो भी एनर्जी है वो कैसे है, लाइट के थ्रू है। तो पिगमेंट सिस्टम ही हमारे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के अंदर मौजूद वो स्ट्रक्चर है, या पिगमेंट सिस्टम 2 ही हमारे, या पिगमेंट सिस्टम ही हमारे किसी के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद वो सिस्टम है जहाँ पे हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अगर ये पिगमेंट सिस्टम ना हो तो हम कभी भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमारे पिगमेंट सिस्टम को इतना कैपेबल बना रहे हैं जिससे वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है? दरअसल पिगमेंट सिस्टम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि पिगमेंट सिस्टम के पास में बहुत सारे तरीके के पिगमेंट जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो पिगमेंट्स आपके मौजूद होते हैं, इन पिगमेंट्स के अंदर आपको बहुत तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इन पिगमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत तरह के पिगमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और ये सारे पिगमेंट जो है वो एक एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। अब ये एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? कभी भी जो लाइट है वो डायरेक्ट आपके क्लोरोप्लास्ट पे या डायरेक्ट आपके क्लोरोफिल ए पे नहीं पड़ेगी। क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, जो कि मेन सेंटर की तरह काम करता है। डायरेक्ट लाइट वहां पे ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। अगर डायरेक्ट लाइट वहां ट्रांसमिट नहीं होती है तो पहले लाइट आती है एंटीना मॉलिक्यूल के ऊपर, और फिर एंटीना मॉलिक्यूल से वो फोटोन एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है आपके रिएक्शन सेंटर में। लेकिन रिएक्शन सेंटर में जाने के पहले ये फोटोन जो होती है वो पिगमेंट सिस्टम 2 पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 पे मैंने पहले बताया, पहले लाइट किस पे पड़ेगी? पिगमेंट सिस्टम 2 पे पड़ेगी, जो तकरीबन 680 नैनोमीटर की होगी। तो जैसे ही उसके एसेसरी पिगमेंट पे लाइट आई, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर पे पहुंचने के बाद वहां पे जब एनर्जी आएगी रिएक्शन सेंटर पे, सनलाइट वाली एनर्जी आएगी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन और फिर साइटोक्रोम B6। प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम B6 एक डाउनहिल प्रोसेस है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगातार एक दूसरे से एक को ऑक्सीडाइज करेगा और एक को रेड्यूस करेगा, मतलब जिससे वो निकलेगा ऑक्सीडाइज, जिसमें जाएगा वो रेड्यूस। तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलेगा और एक में जाएगा, और लगातार जैसे फियोफाइटिन से गया प्लास्टोक्यूनॉन से गया साइटोक्रोम B6, तो एक से निकल रहा है और एक में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जिसे कि हम लोग जनरली रिडॉक्स रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो लगातार रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है, और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारे मेम्ब्रेन के अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ हम प्रोटॉन की बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनॉन से होता है साइटोक्रोम B6 पे आएगा, और फिर वहां से वो जाएगा आपके पिगमेंट सिस्टम 1 पे।
पिगमेंट सिस्टम 1 पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब पिगमेंट सिस्टम 1 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पे जाने के बाद पिगमेंट सिस्टम 1 पे वो इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद रिडक्टेज NADP रिडक्टेज एंजाइम जो वहां पे मौजूद होता है, जो NADP बनाने के लिए काम करता है, जो स्ट्रोमा में मौजूद होता है, वहां पे जाकर के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और NADP बनाता है। तो ये काम पिगमेंट सिस्टम 1 पे करता है और जो पहला वाला काम था वो पिगमेंट सिस्टम 2 पे करता है। पिगमेंट सिस्टम 2 पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। पिगमेंट जो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, वहाँ पे साइटोक्रोम B6 वाला एरिया चल रहा है जहाँ पे ATP बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस एक साथ ऑपरेट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पिगमेंट सिस्टम 2 पे क्या होता है कि वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो वो पहले गए थियोफाइटिन के पास, थियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन पे, अब प्लास्टोक्यूनॉन के बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स पे, और जब वहां पे साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो इनका पिगमेंट सिस्टम 2 का मेन काम होगा ATP को जनरेट करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा ल्यूमेन के अंदर, मतलब थैलेक्वाइड के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना, ठीक है। और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता करता पिगमेंट सिस्टम 1 पे आएगा, और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा लाइट पड़ने पे तो वो NADP बनाएगा। क्या बनाएगा? NADP बनाएगा, जो कि आगे जाकर के जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो स्ट्रोमा में चला जाता है हाइड्रोजन आयन, उसी की हेल्प से वो क्या काम करेगा कि वो अपना ADP वगैरह NADPH वगैरह बनाने में मदद करेगा, ठीक है। मैं इसको आराम से आपको और अच्छे से बता सकता हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो सभी लोग डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहेंगे ताकि आपकी बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जब डायग्राम को देखेंगे तो आपको डायग्राम में चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि डायग्राम में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल आता है। वाटर मॉलिक्यूल पहले पिगमेंट सिस्टम 2 पे ब्रेक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होते ही वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, जहां पे हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आएंगे। बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन कहाँ आए? अंदर की तरफ आए, और फिर प्लास्टोक्यूनॉन गया नए इलेक्ट्रॉन को लाने, और उस इलेक्ट्रॉन जो रिकवर हुआ है फिर उससे हाइड्रोजन आयन और भी अंदर आए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से आपके 4 हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आए, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसायनिन के पास गया, प्लास्टोसायनिन के बाद पिगमेंट सिस्टम 1 में गया। पिगमेंट सिस्टम 1 में वो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर वो पहुंच गया FNR, ताकि वो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से क्या बना सके? NADP जो है वो बना सके। तो इस तरीके से NADP बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 में NADP बनाने का काम करता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है ल्यूमेन के अंदर। वो कहाँ करता है? पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 के बीच में। ये 2 काम ही आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 के बीच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन को अंदर लेकर के आता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा या तो उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और वही प्रोटॉन जब ATP सिंथेज चैनल से बाहर की तरफ जाता है तो वही जनरेट करता है ATP। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि देखिए हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जब जा रहा है तो वही हाइड्रोजन आयन आपके ATP को जनरेट भी करेगा, ठीक है। और साथ में जो NADP बना हुआ है पिगमेंट सिस्टम 1 पे, उसे वो NADPH में कन्वर्ट करेगा, और हमें लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है यही है। एक है आपका ATP और एक है आपका NADPH। तो ये 2 मेन प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके पिगमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के या लाइट रिएक्शन के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो होते हैं। जनरली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है पिगमेंट सिस्टम 2 पे। पिगमेंट सिस्टम 2 पे जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन आयन 1 ऑक्सीजन से रिलीज होते हैं। मतलब अगर H2O है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और उनसे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। बट जनरली आपकी किताब में जो मेंशन है वहां मेंशन है 2 हाइड्रोजन आयन का ब्रेक, 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे तो वहां पे 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होंगे, और तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। सिंपल सी बात है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से मेरे पास प्रोटॉन है 4, और तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे 4, और ऑक्सीजन जो होगा O2 जो होगा वो वहां से रिलीज किया जाएगा। O2 रिलीज होकर के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वही पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझिए। अभी आपको जो मैंने प्रोसीजर समझाई कि पिगमेंट सिस्टम 1 पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करता गया, और वो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया डाउनहिल प्रोसेस में, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसायनिन, और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 पे, फिर उसके बाद 1 से गया वो FND के पास में, फिर FNR के पास में,
और इस तरीके से जब आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो जब पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं तो वहां NADPH भी बन रहा है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब वहां पे दोनों साइकिल रन कर रही हैं तो वहां ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, दोनों चीज बन के हमें तैयार मिल रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज हो रही है, हमारा प्रोटॉन भी यूटिलाइज हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें साइकिल दोबारा रन नहीं करती। मतलब एक बार साइकिल चली और उसने कंप्लीट प्रोडक्ट बना लिया, NADP भी बना लिया, NADPH भी बना लिया और साथ में ATP भी बना लिया। तो अभी तक आपने जो साइकिल देखी वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, पहले फॉस्फोराइलेशन समझो। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास ADP होती है, क्या होती है, ADP होती है, और ADP से जब हम ATP बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ADP में एक फॉस्फेट को जोड़ना ही क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। मतलब जो चीज डीएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करना ही कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। वो तो हमने कर लिया, वो तो हमने देख लिया। लेकिन उस फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था ना, वो लाइट की, हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ा तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले क्या हुआ था, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ गया था ल्यूमेन के अंदर और जब हाइड्रोजन आयन एप्रिसिंथेसिस चैनल से बाहर गया तो पहले वहां पे ADP थी। अब फिर वो क्या हुआ कि वहां से उसने ट्रैप किया फॉस्फेट को, या प्रोटॉन के जाने से वहां पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ और उस फॉस्फेट के ऐड होने से ADP से बन गया वो ATP। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। जब वो ATP बन गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ATP का फॉस्फोराइलेशन हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, पिगमेंट सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या बन गया हमारा, NADPH बन गया। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा पिगमेंट सिस्टम 1 पे तो NADPH बनाएगा, NADP बनाएगा और फिर प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन हाइड्रोजन जोड़ देगा उसमें, दैट इज NADPH बन जाएगा। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराना और वो ATP जनरेट करने में मदद करता है। तो अगर दोनों साइकिल कहीं पे चल रही हैं तो ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। मतलब साइकिल को दोबारा से रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि अगर दोनों पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है तो वो एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और इस साइकिल को हम लोग जेड स्कीम साइकिल कहते हैं, जहां पे दोनों ATP और NADPH बन के तैयार होती है। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह हो जहां पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो तो काम करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हो, लेकिन वहां पे जो है NADPH बने ही ना, मतलब कि वहां पे NADPH ना बने। और इस कंडीशन में तभी पॉसिबल है जब पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट ही ना हो। अगर पिगमेंट सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन जो हमारा बन रहा था वो हाइड्रोजन आयन बनेगा ही नहीं। और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन अगर नहीं बना तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो भी अगर प्रेजेंट नहीं है आपके कहां पे, अगर NADPH रिडक्टेज एंजाइम पिगमेंट सिस्टम 1 वाले पोर्शन पे प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी NADP नहीं बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि पहली चीज तो पिगमेंट सिस्टम 2 जो है कहते हैं ग्रेना है बोथ पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। ग्रेना के पास में दोनों होना चाहिए, ठीक है। बट स्ट्रोमा लैमेली वो जगह होती है जहां पे पिगमेंट सिस्टम 2 एब्सेंट होता है और वहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम जो NADP बनाता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो पिगमेंट सिस्टम 1 है वहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो होगा लेकिन वो केवल और केवल ATP बनाएगा, वहां पे NADP का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर वहां पे NADP का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार वहीं मूव करता रहेगा और NADP बनाने की कोशिश करता रहेगा। इस तरह की साइकिल को हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहते हैं। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, वो होता है आपका जो है लैमेली में के अंदर होता है, वो होता है आपका स्ट्रोमा लैमेली में, जहां पे पिगमेंट सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसके कारण वहां पे बार बार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चलता रहता है। वहां पे आपके NADP जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर केवल एक पिगमेंट सिस्टम में काम करता है तो वहां पे साइक्लिक प्रोसेस रन करती है, और अगर दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करता है तो ऐसे समय पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम नहीं करती है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कीमियो ऑस्मोटिक
थियरी के बारे में या कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ये एक हाइपोथेसिस है, तो इसको जनरली हम केवल मानते हैं, समझते हैं। ध्यान से मेरी बात को आप सुनते रहेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही ईजी और आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कीमियोसिंथेटिक मॉडल के बारे में। तो आइए कीमियोसिंथेटिक मॉडल को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कीमियोसिंथेटिक मॉडल जो परफॉर्म होता है वो थैलेक्वाइड पे परफॉर्म होता है। थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहीं पे आपके दो पिगमेंट सिस्टम मौजूद होते हैं जो आपके एनसीईआरटी किताब में मेंशन है। एक पिगमेंट सिस्टम जो P680 है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। जनरली हम 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं, यहाँ पे किताब में एक ही मेंशन होगा, बट कोई दिक्कत है, मैं 2 बताऊं। जब दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 4 ही प्रोटॉन भी रिलीज होंगे। 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो पहले ही कहाँ चले गए? ल्यूमेन में चले जाते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब कितने हाइड्रोजन आयन बाहर से, मतलब स्ट्रोमा से थैलेक्वाइड के अंदर की तरफ आते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाइंड करते हैं थियोफाइटिन, और फिर थियोफाइटिन उन्हें भेजता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास। प्लास्टोक्यूनॉन पे इलेक्ट्रॉन बाइंड करते ही वो प्लास्टोक्यूनॉन जैसे इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन निकल करके आता है और प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड कर जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड किया, जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड करेगा, वो प्लास्टोक्यूनॉन मूव करके जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में। जैसे ही वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम को, और अब हाइड्रोजन आयन बेचारा अकेला। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ आ जाएगा? ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, थैलेक्वाइड के अंदर आ जाएगा। पहले 4 हाइड्रोजन आयन तो ऑलरेडी थे, अभी 2 और आ गए। ठीक है, अब जब साइटोक्रोम के पास में इलेक्ट्रॉन गया तो साइटोक्रोम एक्साइटेड हो गया। तो साइटोक्रोम के एक्साइटेड होते ही क्या हो गया कि बाहर से फिर हाइड्रोजन आयन किसके ऊपर आएगी? साइटोक्रोम के पास आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, 2 हाइड्रोजन आयन और आ जाएगी भाई साइटोक्रोम के पास में। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हाइड्रोजन आयन अंदर आए? तो 4 हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए। अब साइटोक्रोम, और इधर साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है दे दिया। अब साइटोक्रोम चार्ज था तो हाइड्रोजन आयन फिर अंदर आए। अब साइटोक्रोम दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसायनिन को, और प्लास्टोसायनिन उसको किसके पास ट्रांसफर कर देगा? उससे ट्रांसफर कर देगा पिगमेंट सिस्टम 1 पे, और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन उसे पहुंचाएगा NADP रिडक्टेज के पास में, और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो बनाएगा NADP। ठीक है, वो क्या बनाएगा? NADP जो है वो बना लेगा। देखिए FNR, और FNR जो है रिडक्टेज एंजाइम, और वहां से जो है आपका क्या हुआ कि उसने NADP बनाया। और इधर की तरफ जो हमने नीचे खूब हाइड्रोजन आयन इकट्ठा कर रखा है, हमने जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठा कर दिया ल्यूमेन के अंदर, उससे ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट अंदर बढ़ने के कारण वो हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे स्ट्रोमा की तरफ। भाई बैलेंस करना है ना मेम्ब्रेन को। अब वो क्या जाएंगे? एटीपी सिंथेटेज चैनल के थ्रू, वहीं पे बगल में देखिए एटीपी सिंथेटेज चैनल बना है, एटीपी सिंथेटेज चैनल के थ्रू हाइड्रोजन आयन ऊपर जाएंगे। और जब हाइड्रोजन आयन जाएंगे तो वहां पे क्रिएट होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिससे कि एटीपी सिंथेटेज के जो CF0 और CF1 चैनल्स हैं वो रोटेट करना शुरू कर देंगे। और जब वो रोटेट करते हैं तो उससे एटीपी चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? वो एडीपी से कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और साथ में उस हाइड्रोजन आयन के बाहर जाने से स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे जो NADP बना था स्ट्रोमा में, अब वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। साइकिल को एक बार और देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, थियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्यूनॉन के साथ बाइंड किया, और फिर प्लास्टोक्यूनॉन के बाइंड करने के बाद में फिर वो हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन से अंदर आया ल्यूमेन की तरफ। फिर प्लास्टोक्यूनॉन गया साइटोक्रोम के पास में, वहां इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर भेज दिया। फिर साइटोक्रोम के अंदर इलेक्ट्रॉन होने से फिर से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आएगा, साइटोक्रोम के साथ बाइंड करेगा, और फिर और हाइड्रोजन अंदर, और फिर जो साइटोक्रोम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके प्लास्टोसायनिन पे जाएगा, और प्लास्टोसायनिन से पिगमेंट सिस्टम 1 के पास जाएगा। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 के पास चला गया। याद रहे कि अभी हमने पिगमेंट सिस्टम 2 में केवल और केवल हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन किया हुआ है, उससे ज्यादा इसका कोई और काम अभी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपका रिडक्टेज एंजाइम NADP बनाएगा, बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ NADP बनेगी। देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा की तरफ NADP बनी हुई है। NADP जैसे ही बन के तैयार होती है, अब यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने ल्यूमेन के अंदर था, वहां से प्रोटॉन बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे, और एटीपी सिंथेसिस चैनल से और ATP बना लेंगे। और जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए थे, जो कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने के कारण जो FNR ने जो NADP बनाया, उस NADP को ये कन्वर्ट कर देंगे NADPH में।
जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, और यही है आपका कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल। इसी NADPH और ATP को हम लोग यूटिलाइज करेंगे केल्विन साइकिल के अंदर। होपफुली आपको ये साइकिल वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए लोगों तक इसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और इस एनिमेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में एक बात और आप ध्यान में रखिएगा मेरी, कि आप अपनी किताब को रीड करिए, उससे आपको काफी चीजें और इजी समझ में आएगी, और इमेजिनेशन करना मत बंद करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सीरीज में बात करने वाला हूं एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन। दरअसल आज इस वीडियो के अंदर मैं पहले आपसे बात करूं तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपने इससे पहले के वीडियो में जो लाइट रिएक्शन पढ़ा था, उस लाइट रिएक्शन से आपने जो प्रोडक्ट निकाला वो प्रोडक्ट था ATP and NADPH। दरअसल यही प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है लाइट रिएक्शन से, ताकि हम अपनी डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को जो है वो ऑपरेट कर सके। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रोडक्ट को कैसे यूटिलाइज करता है हमारा जो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन है, और कैसे शुगर मॉलिक्यूल बनाता है, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात यह है कि इसके डार्क रिएक्शन के ऊपर एक बवाल खड़ा हुआ कि भाई डार्क रिएक्शन ही इसको क्यों कहा जाता है या डार्क रिएक्शन क्यों, जबकि दरअसल इस फेज में हम लोग दरअसल शुगर बनाते हैं। तो दरअसल देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो हम शुगर बनाते हैं उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहें या ना कहें, बट उसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं फोटोसिंथेसिस का। और ये बात सही है कि इस फेज में स्ट्रोमा के अंदर हमारी जो सेल होती है वो दरअसल, या हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दरअसल स्ट्रोमा के अंदर शुगर बनाने का काम करता है। इसीलिए इस फेज को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। बट ये भी बात सही है कि ये फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, उसमें हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली लाइट प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन लाइट की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट को इन्वॉल्व नहीं करते। क्योंकि इससे पहले हमने जो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया था ना, वहां पे हमको लाइट की जरूरत पड़ी थी, एसेंशियल है लाइट वहां पे, लेकिन यहाँ पे लाइट की जरूरत हमको नहीं पड़ी। इसलिए हम इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, ना कि इसलिए कि ये रिएक्शन रात में होती है। तो बहुत दफे लोग कंफ्यूज में होते हैं कि भाई क्या ये सच में रात में होती है? यस, डेफिनेटली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो फंक्शंस है या ये जो रिएक्शंस है, केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, ये रात के समय ही होती है। लेकिन उसके पीछे की वजह होती है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम, जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम की एक खास बात ये होती है कि रुबिस्को एंजाइम को चाहिए ठंडा टेम्परेचर, और दिन के समय कोई वार्म एरिया है, कोई हॉट एरिया जैसे डिजर्ट है, तो वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है कि वहां पे लीफ जो है या मेसोफिल सेल जो है वो रुबिस्को एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, या रुबिस्को एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे प्लांट के अंदर जो है हम दिन के समय जो है या रात के समय ही हम लोग स्टोमेटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। लेकिन एवरी प्लांट कैन कार्बन डाइऑक्साइड टेक अप एट द नाइट, ये बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो दरअसल हम उसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, जिस फेज में हमारी शुगर मॉलिक्यूल बनता है। उसे डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। लाइट का प्रोडक्ट जैसे कि ATP और NADPH, जिसको हमने लाइट रिएक्शन से बनाया हुआ था, और उसी चीज को अब हम जो है लेकर के जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर, जहां पे हमारी केल्विन साइकिल जो है वो या बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो अब बननी शुरू हो जाएगी। तो इसी की हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि लाइट रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिला वो था ATP and NADPH। अब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और वाटर को लेकर के हम यहाँ पे शुगर को बनाने का काम करेंगे। रिमेंबर, याद रखिएगा, यहाँ पे हम शुगर बनाने का काम करेंगे, लेकिन शुगर बनाना जो है वो एक इजी प्रोसेस नहीं है। वो पूरा का पूरा एक रिएक्शन चलता है, केल्विन साइकिल चलती है। उस केल्विन साइकिल को चलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए थी, हमें रिडक्टेज या हमें जो है रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए था, जो कि हमें NADPH के रूप में मिला। हमें ATP चाहिए था, जो कि हमको एनर्जी चाहिए थी उस साइकिल को चलाने के लिए, ताकि हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकें अलग अलग फेजेस में। तो इसीलिए हमको ATP और NADPH की जरूरत पड़ेगी, जिसको इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इस साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, और ये C4 साइकिल नाम की चीज क्या होती है,
आइए पहले हम ये बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये बात आपसे कर लेते हैं कि C3 साइकिल क्या है और C4 साइकिल क्या है। उसके पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम लोग लॉलीपॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब भाई आप बोलेंगे सर लॉलीपॉप एक्सपेरिमेंट, दरअसल ये एक्सपेरिमेंट क्या है? लॉलीपॉप एक्सपेरिमेंट हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो पूरा सेटअप लिया हुआ था, या वो उन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया था, दैट्स वन इज अ फ्लास्क जो उन्होंने लिया होता, वो लुक लाइक अ लॉलीपॉप, वो एक लॉलीपॉप की तरह दिखता था और उनका मतलब जो पूरा सेटअप था वो एक लॉलीपॉप जैसा दिखता था। और उसी फ्लास्क के अंदर उन्होंने एक एल्गी को रखा जिसका नाम था क्लोरेला। क्या रखा? क्लोरेला को रखा, ठीक। और जस्ट क्लोरेला एल्गी जो फ्लास्क था उसके नीचे उन्होंने एल्कोहल को रखा। एल्कोहल की या मैथनॉल की एक खास बात होती है कि अगर आप किसी भी चीज को मैथनॉल या एल्कोहल में डाल दीजिए तो उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल चेंज होना बंद हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई चीज केमिकल चेंज करा दिया है और अगर आपने उसको एल्कोहल में डाल दिया तो वहीं पे केमिकल रिएक्शन से स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर इसका इसे एक्सप्लेन करो, यही तो मैं बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि पूरा एक सेटअप बनाया और सेटअप बनाने के बाद इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन यूज किया इन्होंने, वो कार्बन यूज किया, ध्यान सुनिएगा, उस कार्बन को जो इन्होंने यूज किया वो था कार्बन 14। क्या था? कार्बन 14, जो एक रेडियो एक्टिव कार्बन था। क्योंकि इनको जो ऑब्जर्व करना था एक्सरे क्रोमैटोग्राफी के अंदर या क्रोमैटोग्राम पे जो इनको, उसके लिए हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होना जरूरी था। और इन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया वो लिया कार्बन आइसोटोप कार्बन 14। तो कार्बन 14 को इन्होंने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया था उसका जो कार्बन था, ठीक है, और उसको उस एल्गी को देना शुरू किया, ठीक है। उस एल्गी को इन्होंने लाइट भी प्रोवाइड कराई। तो पहले उसके अंदर लाइट रिएक्शन होगी, एटीपी NADPH बनेगा, और फिर उसके बाद जब इन्होंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड देते वक्त क्लोरेला के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, कुछ प्रोडक्ट बने, और उस प्रोडक्ट ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसमें हमको देखने को मिला, उस कार्बन में हमें क्या देखने को मिला? कार्बन 14। जिससे ये बात प्रूव होती है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान सुनते रहेगा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे किया? जो क्लोरेला एल्गी थी पहले उसके पे इन्होंने लाइट को फ्लैश किया, लाइट को फ्लैश करते वक्त उसमें लाइट रिएक्शन हुई, एटीपी NADPH बना। अब इन्होंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया और उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन था कार्बन 14 था। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन चलाना शुरू किया, कैल्विन साइकिल को शुरू किया, उसका जो पहला प्रोडक्ट बना वो था PGA मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरेट उसका पहला प्रोडक्ट था, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसे ही PGA बना कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, तुरंत जो क्लोरेला था वो गिर गया कहां पे? एल्कोहल के अंदर, और वहीं पे रिएक्शन क्या हो गई? स्टॉप हो गई। ध्यान सुनिएगा, PGA बना, रिएक्शन पूरी तरह क्या हो गई? स्टॉप हो गई, क्योंकि वो अब मेथनॉल में गिर गया। मैंने अभी तो बताया आपको कि मेथनॉल में अगर कोई चीज गिरी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अब उन्होंने उस सैंपल्स को कलेक्ट किया जो भी क्लोरेला ने अभी PGA बनाया हुआ था, जो अल्कोहल में गिरा, तो सैंपल कलेक्ट किया और उसको जब क्रोमैटोग्राम पे रखा, तो क्रोमैटोग्राम पे रखने पे उन्हें जो प्रोडक्ट मिला PGA देखने को मिला, ट्रेस किया गया, तो पाया गया कि जो PGA बना हुआ है उसमें कार्बन 14 है। इसका मतलब उस एल्गी ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया था और उससे PGA बनाया। एंड PGA इज द मॉलिक्यूल जो कैल्विन साइकिल के लिए जरूरी होता है। एंड PGA मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 कार्बन का बना होता है, इसीलिए इस साइकिल को हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जो पहला मॉलिक्यूल बनता है, जो पहला कंपाउंड बनता है, वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो इसीलिए चूंकि वो PGA 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं C3 साइकिल, दैट इज अ पार्ट ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल जो बनेगा उसका पहला प्रोडक्ट कौन होगा? 3 कार्बन का बना हुआ PGA, ठीक है, क्लियर। लेकिन इन द केस ऑफ C4 साइकिल, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता है, जब क्लाइमेट ऐसा हो कि वहां पे C3 साइकिल रन ना कर सके, तो वो ऐसे कंडीशन में वहां पे एक एसिड बनता है प्लांट के अंदर जिसे बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जो पहला प्रोडक्ट वहां बनता है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड दीज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आर कंटेन अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 4 कार्बन कंटेन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो दिस साइकिल इज नोन एज
OAA, it means C4 cycle. Clear that? यहां पे प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो इसको हमने नाम दिया C4 साइकिल। और केल्विन साइकिल में क्या बना था? केल्विन साइकिल में बना था 3 कार्बन का PG मॉलिक्यूल पहला प्रोडक्ट, तो हमने उसको नाम दिया C3 साइकिल। इज दैट क्लियर? इसमें आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये बताइए वहां OA क्यों बन गया और यहाँ PG क्यों बन गया? सवाल जेन्युइन है, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन सब कुछ अभी तो बता नहीं दिया जाएगा। तो आइए पहले हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपसे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को। तो ध्यान से केल्विन साइकिल को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से केल्विन साइकिल को बताऊंगा वो शायद आपकी एनसीईआरटी में है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले केल्विन साइकिल के ऊपर। दरअसल केल्विन साइकिल जो है वो नो डाउट डार्क रिएक्शन है, वहां पे हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती। बट केल्विन साइकिल कंटेन 3 फेजेस। केल्विन साइकिल कंटेन 3 फेजेस। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 आपका होता है रिडक्शन, एंड नंबर 3 होता है रीजेनरेशन। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, जो डायग्राम आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा। आइए हम इस डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमको बनाना होता है लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, जो कि हमने बनाया ATP और NADPH, जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब हमारा काम होगा कि सबसे पहले प्लांट की जो लीफ होती है उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है RUBP। RUBP जो होता है दैट इज अ फुल नेम रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। रिबुलोस एक सुगर है जो कि 5 कार्बन का बना हुआ है, और उसके कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये लीफ के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। अब उसके बाद में लीफ के पास एक और मेसोफिल सेल में एक और एंजाइम होता है। मेसोफिल सेल नाम मैंने लिया, वो एंजाइम केवल मेसोफिल सेल में होता। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, बिकॉज यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्लांट ही प्रेजेंट है। तो रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर स्टोमेटा से आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन यार, और वो 1 कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट से। अब जो रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन का था, अब कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन डाइऑक्साइड आते ही 6 कार्बन हो गए। देखो 1 कार्बन ब्लैक कलर का कार्बन को आप काउंट करेंगे, ये ब्लैक कलर के जो कार्बन हैं ये आया और कार्बन डाइऑक्साइड से आकर के जुड़ गया, और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड से आकर के जुड़ा रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज कि भैया अब यहाँ पे फिक्सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये 6 मॉलिक्यूल टोटल बन के तैयार हुए, कार्बन डाइऑक्साइड 1 आ गया और 5 कार्बन किससे आ गए? रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट से आ गए। तो 6 कार्बन होने के बाद में अब इनका फिक्सेशन होगा, कार्बन फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, और वहां पे बनेगा पहला प्राइमरी प्रोडक्ट, जिसके कारण इसको C3 साइकिल कहते हैं। उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बट रिमेंबर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का बना हुआ होता है। तो 3 कार्बन के बने होने के कारण हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमारे पास टोटल कितने कार्बन थे? 6, और बने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने हैं? 3 कार्बन का। तो कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे इसमें? 2। मतलब 1 कार्बन फिक्सेशन जब होगा, जैसे 1 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 5 रिबुलोस टोटल हो गए थे 6 कार्बन ना, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो हमको कितने फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे? 6। 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिले, 3 और 3 के, तो दैट इज 6। तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बनके तैयार। लेकिन इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट के तीसरे नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो दिस इज नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा कि जो हमने लाइट रिएक्शन से ATP को लिया हुआ था, लाइट रिएक्शन से हमने ATP को लिया हुआ था ना, उस ATP को हम लेंगे। हमारे पास में कितने फॉस्फोग्लिसरेट हैं? 2 हैं। एक फॉस्फोग्लिसरेट को 1 ATP चाहिए, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 ATP चाहिए उसको फॉस्फोराइलाइज करने के लिए। तो 1 फॉस्फेट 1 ATP से निकलेगा और वो जाकर के फॉस्फोग्लिसरेट के पहले वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। नाउ द फॉस्फोग्लिसरेट आर कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। पहले तीसरे कार्बन पे केवल और केवल फॉस्फोग्लिसरेट था, तो हमने उसको क्या नाम दिया? हमने बोल दिया भैया वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। लेकिन अब पहले नंबर पे भी फॉस्फेट जुड़ गया, तो दैट इज नोन एज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ये दोनों में होगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब ये है कि भैया एक ये भी और एक इसके साथ एक और है। तो हमने टोटल कितने ATP को अभी तक यूटिलाइज किया? 2।
और हमारे पास कितने दो बन गए हैं फॉस्फोग्लिसरेट, दो बन गए हैं फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी कितने हमारे पास में 6, 3 इस फॉस्फोग्लिसरेट के पास और 3 जो और एक्स्ट्रा है उसके भी पास में, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहने का मतलब यहाँ पे अब NADPH आएगी और NADPH के आते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। मतलब कि ये चेंज हो जाएगा, जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट था वो ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज होगा और उस ग्लिसरल्डिहाइड के तीसरे नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। यहां से एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, हट जाएगा, जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ था वहां पे पहले ग्लिसरेट में वो अब हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये कितने बनेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे NADPH एक जाएगा, एक फॉस्फोग्लिसरेट के पास में, इसके पास में जाएगा और एक इसके पास में दूसरे वाले के पास में जाएगा। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट के पास में अगर NADPH गया तो हाउ मेनी NADPH इज यूटिलाइज? 2 NADPH आपने यूटिलाइज कर लिया। और ATP अभी तक आपने कितना किया था? 2 ATP यूटिलाइज किया था और 2 NADPH अभी तक आपने यूटिलाइज किया था, राइट। अब तुम्हें जो मिला वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला, जो कितने कार्बन का है? 3। और इसके ऐसे कितने ग्लिसरल्डिहाइड मिले आपको? 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 3 दूनी 6 कार्बन है आपके पास। अब इसमें से एक कार्बन निकलेगा और एक कार्बन निकल करके जाएगा बनाने के लिए क्या? एक कार्बन निकल के जाएगा बनाने के लिए आपका ग्लूकोज। अब टोटल नंबर जो पहले 6 कार्बन थे अब वो बचे कितने? 5 कार्बन। कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन बचे और वही 5 कार्बन रीजनरेट होकर के फिर से बनाने चले जाते हैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन। रिमेंबर गाइज कि मैं यहां पे एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, एक बार में 2 कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ले ही नहीं रहा हूं। तो अगर मैं एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को लूं तो ये साइकिल को, और एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा तो कितने ग्लूकोज बनने के लिए कितने कार्बन निकलेंगे? एक बार में एक ही निकलेगा। तो इस साइकिल को अगर एक ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो अगर एक बार में एक कार्बन ले रहा है तो 6 बार में 6 कार्बन लेगा, तब जाकर के ग्लूकोज बन के तैयार होगा। तो इसीलिए इस साइकिल को 6 बार रन करनी होती है। जैसे रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा फिर एक ATP आएगी और ये ATP जो है एक फॉस्फेट दे देगी जो इसके एक नंबर कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रिबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। तो इस प्रोसेस में हमने टोटल नंबर ऑफ ATP कितनी यूटिलाइज की? 3, 2 यहां किया है और एक यहां 3। और ये साइकिल अगर 6 बार रन करेगा तो हाउ मेनी ATP इज यूटिलाइज? 6 त्रिक 18 ATP हमने यूज में लाया। और अगर यही साइकिल 6 बार रन करेगा तो हाउ मेनी NADPH इज यूज? एक बार में 2 NADPH यूज हो रहा है तो 6 बार में 12 NADPH यूज में आएगा। दैट इज अ केल्विन साइकिल गाइस। यही चीज केल्विन साइकिल है। इस चीज को आप बार बार रिवाइंड करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूं। आइए इसको थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट में समझते हैं तो आपको और चीज देखिए। हमने एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया। हमारी लीव के पास पहले से ही मौजूद था रुबिस्को और RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड जिसके पास में हमें दिक्कत नहीं, भी मैं फॉस्फेट से बात करता नहीं। दैट इज अ RUBP और रुबिस्को एंजाइम। RUBP ने रुबिस्को एंजाइम्स को एब्जॉर्व किया और एब्जॉर्व करने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आते ही जो RUBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था अब वो 6 कार्बन में चेंज हो गया। 6 कार्बन में चेंज होते ही वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ और फिक्सेशन होते ही RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया RUBP ने, तो वहां पे जो हमको मिला वो मिला पहला प्राइमरी प्रोडक्ट दैट इज नोन एज 3 कार्बन का PGA मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास तो 6 कार्बन थे तो हम 2 बना सकते हैं PGA भाई, 3 कार्बन का ही तो PGA है। तो हम जो 6 कार्बन है उससे हमने 2 PGA बना लिया, फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया, ठीक है। अब उस फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोराइलेट करने के लिए ATP आएगा और ATP आकर के उसको एक फॉस्फेट और दे देगा जिसके कारण वो अब वहां पे 2 फॉस्फेट हो जाएंगे PGA के पास में। चूंकि 2 PGA थे तो ATP भी कितनी लगेगी? 2 लगेगी, ठीक है। 2 PGA 2 ATP। अब वही PGA जो है जब आगे की तरफ बढ़ेगा और वहां पे उसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने के लिए हमको चाहिए NADPH और NADPH के पास जब पहुंचेगा तो कितने PGA थे हमारे पास? 2 PGA थे। तो अगर एक PGA एक NADPH ले रहा है, दूसरा PGA कहेगा भैया मैं क्यों कर ले रहा हूं, मुझे भी चाहिए एक NADPH, तो वो भी एक NADPH ले लेगा। तो वहां पे भी हमें एक बार 2 ATP की जरूरत पड़ी एक बार और एक बार 2 NADPH जो NADPH को लेते ही जो फॉस्फोग्लिसरेट है दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो वो भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे भाई। एक फॉस्फोग्लिसरेट से एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3, 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन के तैयार। हाउ मेनी कार्बन अभी भी हमारे पास? 6। एक कार्बन वहां से 6 में से एक कार्बन निकल के जाएगा, कहेगा भैया हमको बनाना है ग्लूकोज। और 5 के 5 रीजनरेट होकर के वापस चले जाएंगे, बनाएंगे रिबुलोज बिसफॉस्फेट, सॉरी रिबुलोज 5 फॉस्फेट बना लेंगे, ठीक है। और फिर एक ATP आएगा, उस रिबुलोज को फॉस्फोराइलेट करेगा, एक बार फिर से उसको एक्टिवेट करेगा
और उसको एक्टिवेट करते ही वो हो जाएगा R+15 बेस फॉस्फेट। अब उसके पास में 2 फॉस्फेट है और हमने एक एटीपी और यूज कर लिया, तो एक साइकिल को चलने में कितनी एटीपी यूज हुई, एक कार्बन को निकालने में यूज हुई हमको 3 एटीपी, 2 NADPH। और हमें ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, हमें ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए 6 कार्बन। तो ये साइकिल कितनी बार रन करेगी, 6 बार रन करेगी। 6 बार रन करेगी तो कितने एटीपी यूज होंगे, 18 एटीपी। कितने NADPH होंगे, 12 NADPH यूज होंगे। दैट इज अ केल्विन साइकिल गाइस। यही चीज आपको केल्विन साइकिल ध्यान रखना है। और मैंने कार्बन नंबर को आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको डाउट जो है वहां पे नहीं रहेगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा। रीजनरेशन वही है कि जब भाई आपका ग्लिसरॉल Z3 फॉस्फेट बन गया और शुगर बनाने के लिए कार्बन निकल गया तो दोबारा से रिबुलोज का बनना ही कहलाता है रीजनरेशन। तो दैट इज द फेज, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये सारे के सारे फेजेस यहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं। इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है C4 साइकिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे बात किया हुआ था C3 साइकिल के बारे में, और C3 साइकिल के वीडियो में ही मैं चाहता था कि आपसे C4 साइकिल के बारे में बात करूं, लेकिन वहां पर बात ये थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता, इसीलिए मैंने उस वीडियो को जो है कहा कि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं लेकर के आऊंगा। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ C4 साइकिल के बारे में। तो आइए समझते हैं पहले C3 साइकिल और C4 साइकिल के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस को, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस चैनल से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, आपको फायदा मिलता है इस चैनल से, तो जरूर इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते या इस तरीके की चीजों में नहीं आ सकते, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए। ये वीडियो पूरी तरह से मेरे बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप उस बुक को लेकर के भी एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट की या फिर CUET एग्जाम की, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको मीजो और अमेजोन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो जी हाँ, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो इसका नाम ही है C4, मतलब कि 4 कार्बन। 4 कार्बन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल प्लांट नहीं होता है। यहाँ पे ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट्स के मुकाबले अलग होता है। मतलब जब हम एक C3 प्लांट की लीफ को देखते हैं और एक C4 प्लांट की लीफ को देखते हैं तो दोनों की एनाटॉमी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली ऐसे प्लांट जो ड्राई जगह पे रहते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, जो गर्म जगहों पे रहते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर जो है वो आपको जनरली C4 साइकिल चलती हुई दिखाई देगी। C4 साइकिल क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कोई एक ऐसा प्लांट है जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है, उसकी लीफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसी लीफ के अंदर प्लांट में पाए जाने वाला जो एंजाइम है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्लांट में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को को भाई साहब पसंद है कोल्ड टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर सा। लेकिन दरअसल बात ये होती है कि C4 प्लांट ऐसी जगह पे उगते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और साथ में वो जगह जो होती है वहां पे आपको जनरली ड्राइनेस देखने को मिलती है, मतलब वाटर भी वहां पे बहुत अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी प्लांट होती है वो रुबिस्को एंजाइम वहां पे उस प्लांट के मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि मेसोफिल सेल प्लांट की लीफ के ऊपर ही होती है, और जब सनलाइट पड़ेगी और गर्मी ज्यादा होगी तो मेसोफिल सेल जनरली हीट हो जाएगी, और मेसोफिल सेल के हीट होते ही रुबिस्को एंजाइम वहां पे काम नहीं करता है। तो ऐसी प्लांट जो इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर मेसोफिल में एक अलग टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको कि हम लोग जनरली कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। मतलब यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की जगह मेसोफिल सेल में क्या होगा, पेप कार्बोक्सिलेज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। C3 प्लांट में रुबिस्को और C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल में पेप कार्बोक्सिलेज। और केवल यही नहीं होता, दरअसल ऐसे प्लांट की जब आप लीफ को देखेंगे तो आपको दोनों के एनाटॉमी में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। दरअसल जब आप किसी C4 प्लांट की तरफ नजर डालेंगे तो इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो तो बीच में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनकी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल होती है और मेसोफिल सेल होती है, जो बिल्कुल एक क्रेंज एनाटॉमी जैसी होती है, मतलब कि दिखने में बिल्कुल एक माला शेप की, गोल गोल सर्कुलर माला शेप की होती है, और इनके इसी बंडल शीट के शेप के कारण हम इनको क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका जवाब देंगे कि जी हाँ, क्रेंज एनाटॉमी जनरली हमको C4 प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। वैसे प्लांट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। दरअसल ऐसे प्लांट है, मेज हो गए, आपके सॉर्गम हो गए, ऐसे प्लांट ये हैं जो कि आपके क्रेंज एनाटॉमी को शो करते हैं, ठीक है। और साथ में इनका जो पूरा का पूरा जो मेसोफिल भी होता है वो भी बिल्कुल एक मालानुमा चारों तरफ, बंडल शीथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, पैलिसेड मेसोफिल, जो कि बेसिकली आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात हो जाए ध्यान सुनिएगा और क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए
C3 प्लांट में आपने देखा, क्या देखा? C3 प्लांट में आपने देखा कि सारी की सारी रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी मेसोफिल सेल में। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट एक नॉर्मल क्लाइमेट प्लांट है, एक नॉर्मल क्लाइमेटिक प्लांट है, जहां पे नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ऐसी जगह पर रुबिस्को एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो आपका C4 प्लांट है, वहां पे मैंने बताया कि वो प्लांट जनरली वार्म एरियाज में रहता है, तो जो लीफ की ऊपर की मेसोफिल सेल होती है ना, वो मेसोफिल सेल दरअसल क्या हो जाता है उस मेसोफिल सेल के अंदर जो आपका रुबिस्को बनने वाला था वो यहां पे नहीं बनेगा। और अगर रुबिस्को नहीं बनेगा तो जो C3 साइकिल में पीजीए मॉलिक्यूल बन रहा था, वो पीजीए यहां ना बन करके 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। 4 कार्बन का क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। मतलब इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या काम करता है कि इनकी जो मेसोफिल सेल होती हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पिप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड के साथ में मिल करके या पीईपी के साथ में मिल करके एक पहला मटेरियल बनाती है जिसका नाम है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्सैलो एसिटिक दरअसल 4 कार्बन का होता है, और 4 कार्बन का होने के कारण हम इसको C4 साइकिल का नाम देते हैं। इतनी बातें आपको बस क्लियरली ध्यान में रखनी है। C4 साइकिल का प्राइमरी प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसीलिए हम लोग इसको C4 प्लांट कहते हैं। अब ये बना क्यों? दरअसल बात ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसलिए बना क्योंकि वहां पे रुबिस्को एंजाइम ना होकर के वहां पे पेप कार्बोक्सिलेज था। पेप कार्बोक्सिलेज का काम 4 कार्बन कंपाउंड बनाना है, रुबिस्को का काम 3 कार्बन कंपाउंड को बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्लांट लीफ जो है वो ठंडी होने लगी, लेकिन जो ऑक्सैलो एसिटिक प्लांट ने लिया था दरअसल उसमें कार्बन मौजूद है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहां पे चाहिए? यही कार्बन डाइऑक्साइड से हमको बनाना है शुगर। लेकिन मेसोफिल तो शुगर बना नहीं सकता, क्योंकि शुगर बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी रुबिस्को एंजाइम की, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, और फॉस्फोग्लिसरेट अगर किसी में नहीं बना तो वहां पे शुगर नहीं बन पाएगी। तो क्या काम होता है कि जो मेसोफिल सेल होती है वो बिल्कुल कनेक्टेड होती है बंडल सिस सेल से। मेसोफिल सेल के अंदर वो ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड कुछ और नहीं होता। ये मैलिक एसिड दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में था उसको स्टोर करते हैं, और उसको ले जाकर के प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से छोड़ देते हैं बंडल शीथ सेल में। 2 सेल के बीच में जो प्लेस होता है, तो जहां से चीजें एक्सचेंज होती है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। वहां स्पेस से मैलिक एसिड जो है, मैलेट जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक पैकेज है, उसको मैलेट को ले जाकर के छोड़ दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल चूंकि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए वहां तक हीट उतनी पहुंच नहीं पाती है, और इसी बंडल शीथ सेल के अंदर कैल्विन साइकिल चलती है। मतलब C3 साइकिल जो है वो इसी बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है। तो C4 प्लांट में C4 साइकिल भी चलती है और C3 साइकिल भी चलती है, बस दोनों का प्लेस अलग है। इन द C3 प्लांट में क्या था? जो आपकी कैल्विन साइकिल थी, C3 साइकिल थी, वो मेसोफिल में चल रही थी, और यहाँ पे जो C3 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल। लेकिन रिक्वायरमेंट जैसे C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वैसे बंडल शीथ में भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कौन आया? मैलिक एसिड या मैलेट लेकर गया। मैलेट अंदर आता है और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब उसका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिलीज हो जाता है। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन जो होता है, 4 कार्बन लेकर के आया था ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके चला जाता है कैल्विन साइकिल को ऑपरेट कराने। अब बाकी के बचे हुए जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करके आगे रीजनरेट होकर के चले जाते हैं पेप बनाने के लिए। मतलब 3 कार्बन चले गए पेप बनाने के लिए, और बाकी का एक चला गया आपका जनरली क्या बनाने के लिए? कैल्विन साइकिल बनाने के लिए। और इस तरह से साइकिल 6 बार रन करेगी। बार बार रन करने पे यहाँ पे कैल्विन साइकिल अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि यहाँ पे आपको एक रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है, जिसमें जो बंडल शीथ सेल होती है उसका बस एक काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके स्टोर करना, ताकि जब लीफ ठंडी हो जाए, बंडल शीथ सेल ठंडा हो जाए, तब उसको जाकर के मैलेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड दे देना है। और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद में फिर वहां पे वो कैल्विन साइकिल चलेगी, शुगर बनेगा, और बाकी के बचे कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट के फॉर्म में पायरुवेट के फॉर्म में चेंज होकर के 3 कार्बन में चेंज होकर के चले जाएंगे पेप बनाने के लिए। दैट्स इट गाइज, यही है आपका C4 प्लांट जिसको मुझे आपको बताना था।
होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको C4 प्लांट की वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम C3 और C4 प्लांट के बीच में। C3 प्लांट केवल और केवल C3 साइकिल केवल और केवल मेसोफिल सेल में चलती है, वहां पे केवल और केवल केल्विन साइकिल ही चलती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लेकिन C4 प्लांट में टेम्परेचर हाई होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ऐसी जगह पे जो प्लांट्स होते हैं, पहले उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स होती है मेसोफिल सेल में, क्योंकि भाई मेसोफिल सेल ही स्टोमेटा के सबसे पास होती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। C4 जो साइकिल होती है, जो ऊपर वाली C4 है, वो सबसे पहले उस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करती है मैलेट के फॉर्म में और उसके बाद उसको भेजती है बंडल सेल में, जहां केल्विन साइकिल चलनी होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वो समझ में आ चुका होगा। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं